बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी के व्याकरण में भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। और आज हम भाषा के महत्व को और उसकी उपयोगिता और उसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। संस्कृत शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है भाषा, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। संसार के सभी प्राणी विचार विनिमय के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो पक्ष होते हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। मुख्य पक्ष अभिव्यक्ति की है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को बताना, बोलना, सुनाना, और इसीलिए इसे भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है भाषा। यदि कोई भी प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है तो उसके इस प्रयास का माध्यम भाषा होती है। जब मनुष्य विकसित अवस्था में नहीं था तब भी अपनी बात को प्रकट करता ही था। बच्चा जो बात नहीं कर सकता वह भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही देता है, अन्यथा वह भूखा ही रह जाएगा। छोटे बच्चे अधिकतर रो रो कर अपने भूख को बताते हैं कि उन्हें भूख लगी है, और जब उन्हें भोजन मिल जाता है तो वो शांत हो जाते हैं, और इसलिए वह संकेतों में ही बोलता है। यहाँ पर बने हुए चित्र में बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, और पहली बोलती है कि अरे हेमा, क्या तुमने चांद वाली अम्मा की कहानी सुनी? और उसका जवाब देते हुए दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ रेखा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यहाँ पर आज कक्षा में अध्यापिका जी के चांद वाली अम्मा की कहानी सुनाई थी। हेमा और रेखा दोनों उसी कहानी के बारे में बात कर रही हैं। वे बोलकर और सुनकर एक दूसरे के विचार समझ रही हैं और कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। तो इस तरह से इन दोनों की बातचीत जो है वो भाषा के द्वारा हो रही है। अब इसी तरह से इस दूसरे चित्र में एक लड़का पढ़ रहा है और एक सज्जन व्यक्ति जो हैं वो भी यहाँ पर पत्र को पढ़ रहे हैं। तो राहुल अपने मामा जी को 9 वर्ष का बधाई पत्र लिख रहा है। राहुल यहाँ पर जो बैठा हुआ है उसके हाथ में कलम है और वह कुछ लिख रहा है। तो वह अपने मामा जी को नव वर्ष मतलब नए साल की का बधाई पत्र लिख रहा है, और उसके मामा जी पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ जाएंगे। तो जब इसका पत्र उसके मामा जी को मिलता है तो वो पत्र पढ़कर ये समझ जाते हैं कि राहुल मुझे नए साल की बधाई के लिए पत्र लिखकर भेजा है। तो इस तरह से यहाँ लिखकर और पढ़कर। इससे पहले वाले चित्र में था बोलकर और सुनकर। यहाँ पर हेमा जो है वो रेखा से बोलती है और रेखा हेमा की बात सुनकर उसका जवाब देती है। और दूसरे चित्र में राहुल लिख रहा है, लिखकर अपने मामा जी को पत्र देता है और उसके मामा जी उसको पढ़कर समझते हैं। तो इस तरह से
भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। तो इस तरह से बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भाव को समझते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। तो इस तरह से भाषा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि मन के भाव और मन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। यही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं। जो हम भाषा बोलते हैं उसके दो प्रकार हैं। इसको भाषा के रूप, भाषा के प्रकार या भाषा के भेद इस तरह से लिखा रहता है। तो इनके दो भेद हैं। पहला है मौखिक भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के लिए समय और दूरी की सीमा होती है, जबकि लिखित भाषा इन बंधनों से मुक्त होती है। यहाँ पर मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे रेडियो सुनना, गीत गाना आदि। और इसमें जितनी भी चीज़ें हम बोल कर दूसरों को बताते हैं। और दूसरा भेद है यहाँ पर लिखित भाषा। तो जब हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, मोबाइल से SMS करना, संदेशों को मोबाइल पर पढ़ना आदि। तो ये लिखित भाषा का रूप है। तो लिखित भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो पत्र लेखन व परीक्षा के दौरान भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग होता है और लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। शताब्दियों पूर्व अशोक ने कुछ संदेश दिए थे। तो इस समय हम लोग जो है इसके मौखिक भाषा में आपस में बातचीत, भाषण, अध्यापिका भी कक्षा में पढ़ाते समय मौखिक भाषा का ही प्रयोग करती है। तो इस तरह से मौखिक भाषा वह रूप है जो कि बोलकर प्रकट किया जाता है और लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। शताब्दियों पूर्व अशोक ने कुछ संदेश दिए थे। हम आज भी उन्हें भाषा के कारण ही पढ़ते हैं। वह भाषा ही है जिसके कारण दुनिया के किसी भी कोने में स्थित हमारा मित्र हमारे भावों और विचारों को ग्रहण कर लेता है। और विश्व में सैकड़ों भाषाएं हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, परंतु जब वह दूसरों से बात करता है तो उसके आसपास के लोगों की भाषा एक जैसी होने लगती है। शब्दों और वाक्यों की रचना एक जैसी हो जाती है। एक क्षेत्र विशेष में
जब एक जैसी भाषा बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। तो भाषा और बोली में यही अंतर है। और बहुत लोग सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही बोली है, लेकिन यहाँ हम हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे। तो प्रारंभ में मनुष्य संकेतों में ही बात करता था। जैसा कि अक्षरों का महत्व पाठ में भी लिखा हुआ है कि प्रारंभ में मनुष्य संकेतों में ही बात करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा प्रारंभ हुई, जब वो संकेत के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करता था। फिर धीरे धीरे उसके लिए उसने चित्र बनाने शुरू किए, और जब चित्र के माध्यम से उन्होंने अपना भाव प्रकट किया, अब तो उसके बाद बहुत बाद जाके धीरे धीरे मौखिक भाषा प्रारंभ हुई। संकेत शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। जो संकेत वो लोग बना कर दिखाते थे या इशारे से दिखाते थे, वो जो है धीरे धीरे शब्दों में बदलते चले गए। और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्थान, काल, परिस्थिति के अनुसार संकेतों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होने लगा। मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो अपनी भाषा वहाँ ले गया। यदि पहले से ही उस स्थान पर कोई भाषा थी तो शब्दों में परिवर्तन हुआ, यानी कि वही भाषा वहाँ जाकर कुछ शब्द बदल गए और वो जो है भाषा वहाँ पे थोड़ी बदल गई। और इस प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। तो इस तरह से मौखिक और लिखित भाषा के ये दो भेद हैं। और भाषा के लिए अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लिपि। तो अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। तो इस तरह से भाषा के लिए लिपि का विकास हुआ, लिखने के ढंग का विकास हुआ, और धीरे धीरे ये जो है लिपि का नाम रखा गया, हिंदी की लिपि का, देवनागरी। तो बोली और भाषा में थोड़ा अंतर है। अब यहाँ पर हम लोग भाषा और बोली, जो कि ज़्यादातर लोग एक ही मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है और बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। जब कभी बोली में साहित्य की रचना होती है तो वह उस काव्य विशेष की ही भाषा कहलाती है। भारत में ही सैकड़ों बोलियां बोली जाने लगीं। लोकगीत और किस्से कहानियों के माध्यम से ये बोलियां समृद्ध होती चली गईं। कुछ बोलियों में तो साहित्य का भी सृजन होने लगा। सृजन मतलब निर्माण। और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की तो सुर की वाणी ब्रज भाषा के माध्यम से संसार को चमत्कृत कर गई। यानी कि उसमें ब्रज भाषा का चमत्कार देखने को मिला सूरदास की वाणी में। और मैथिली शरण गुप्त ने भी, और इसके अलावा भोजपुरी में भी, यहाँ तक कि हरियाणवी भाषा में भी काफ़ी साहित्य रचा गया। यानी कि बहुत से ग्रंथ, बहुत सी किताबें लिखी गईं। जब शासन तंत्र विकसित हुआ तो आधिकारिक भाषा के प्रयोग की आवश्यकता हुई। ऐसी भाषा जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में समझी जा सके और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जा सके। तो इस प्रकार राजभाषा या राष्ट्रभाषा शब्द अस्तित्व में आए। तो देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई जिसमें कि सभी काम किया जा सके। और इसी आधार पर 1956 में भारत में राज्यों का विभाजन किया गया। भारत के संविधान में हिंदी, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, असमिया, बंगला, मराठी, गुजराती,
कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया और कोंकणी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। सरकारी नोटों पर इन सभी भाषाओं में उनका मूल्य लिखा रहता है। विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, परंतु एक दूसरे के साथ या केंद्र के साथ व्यवहार के लिए हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी, जिससे कि हमें इसका स्वरूप और ये कैसे जो है इसकी आवश्यकता महसूस हुई और कैसे ये भाषा का रूप ली और इसे जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया। तो भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा और उसके बाद फिर बोली, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है, और लिपि जो है वो भाषा को लिखने का ढंग है। और यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करेंगे व्याकरण पर। तो व्याकरण जो है वो वी प्लस आ प्लस करण, अर्थात व्याकरण भाषा को विशिष्ट आकार देना, भाषा को नियमों में बांधने का काम व्याकरण द्वारा किया जाता है। और बच्चों, हम सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों और पास पड़ोस से सुनकर भाषा बोलना सीखते हैं। यह बोली है और इसलिए इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इसमें यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, सारे बच्चे देख रहे हैं, जिसमें कि 2 लड़के हैं और वो आपस में बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। अब पहला क वाले वाक्य को हम लोग देखेंगे। मेरे को बाजार नहीं जाना। और दूसरा ख है, हम कल तुमके घर आएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि कल हम तुमके घर आएंगे। और ग है, तुम्हारा बड़े भाई कहाँ है। तुम्हारा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस वाक्य को, तुम्हारा बड़े भाई कहाँ है। और घ है वाक्य इसका, मैं तुम्हारे को नहीं जानता। तो यहाँ पे ये 4 वाक्य दिए गए हैं और ऊपर लिखे गए सभी वाक्यों में अशुद्धियाँ हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपको पता है भाषा की ऐसी अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? तो इसका कारण है व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना। व्याकरण के नियमों के अनुसार इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे पहला वाक्य ऊपर लिखा हुआ था, मेरे को बाजार नहीं जाना। तो इसे व्याकरण के अनुसार हम लोग लिखेंगे, सही शुद्ध वाक्य ये है कि मुझे बाजार नहीं जाना है। मेरे को की जगह पर हो जाएगा मुझे। तो मुझे बाजार नहीं जाना है, ये वाक्य का शुद्ध रूप है। अब ख जो ऊपर वाक्य लिखा था वह था, हम कल तुमके घर आएंगे। तो ये वाक्य अशुद्ध था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होगा, हम कल तुम्हारे घर आएंगे। तो तुमके की जगह पर यहाँ पर व्याकरण के अनुसार हो जाएगा तुम्हारे। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। अब यहाँ पर ग वाला वाक्य जो ऊपर लिखा है अशुद्ध वाक्य, वो है तुम्हारा बड़े भाई कहाँ है। तो इसका ग का शुद्ध रूप हम लोग देखेंगे वाक्य का, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ है। तो तुम्हारा की जगह पे हो जाएगा तुम्हारे। अब यहाँ पे घ वाला चौथा वाक्य जो है ऊपर लिखा है,
मैं तुम्हारे को नहीं जानता। तो ये वाक्य अशुद्ध है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है और सही वाक्य है। मैं तुम्हारे को की जगह पर हो जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस तरह से इन वाक्यों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अगर व्याकरण का सही ज्ञान न हो तो हम शुद्ध वाक्य नहीं लिख सकते। तो इस तरह से व्याकरण के जानकारी के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो ये व्याकरण की परिभाषा है और व्याकरण किसे कहते हैं, ये दोनों में हमारा ये वाक्य आएगा कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो भाषा को नियमों में बांधने का काम व्याकरण द्वारा किया जाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही किसी भी भाषा को व्यवस्थित किया जाता है, उसके नियम बनाए जाते हैं। नहीं तो कोई भी सही ढंग से बोलेगा नहीं और गलत वाक्य बोलेगा, अशुद्ध वाक्य बोलेगा। और भाषा की एक रूपता तथा शुद्धता बनी रहे, यानी कि वाक्य की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ नियम आवश्यक हैं। और इसके लिए भाषा के शब्द, उनकी रचना, वाक्यों की रचना, शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग की दृष्टि से संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही भाषा की रचना की जाती है। और प्रारंभ में व्याकरण भाषा के प्रयोग के अनुसार बनाया जाता था और बाद में व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बोली और लिखी जाती है, जिससे शुद्धता और एकरूपता बनी रहे। तो शुरू में व्याकरण जो है वो भाषा के प्रयोग के आधार पर बनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बोली और लिखी जाती है। ये दोनों में अंतर है और इससे हमारा वाक्य हमेशा सही बनता है और उसमें एक समानता होती है शुद्धता में। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, हम लोग कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह से व्याकरण की परिभाषा बोली गई है, लेकिन सब में समान बात कही गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ याद रखिए। तो हमें व्याकरण में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इस पर यहाँ पर लिखा है कि भाषा माध्यम है बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का, और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझने का। और दूसरा है भाषा के दो रूप हैं, भाषा के दो भेद हैं, भाषा के दो प्रकार हैं। ये सारे एक ही समानार्थक शब्द हैं। और इसमें भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो ये ध्यान देने के लिए और याद रखने के लिए चीज़ें हैं। और तीसरा है मौखिक भाषा से हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझते हैं। तो मौखिक भाषा वह है जिसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे के विचार, भाव या बात समझते हैं। और चौथा बिंदु यह है कि लिखित भाषा से हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचार समझते हैं। तो इस तरह से ये चार मुख्य बिंदु हैं जो हमें याद रखना चाहिए कि भाषा क्या है। तो भाषा
बोल कर या लिख कर जो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचार और भाव समझते हैं, वो भाषा है। और भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसमें बहुत बच्चे मौखिक में क आता है अंत में, तो वो लिखित में भी कभी कभी क लिख देते हैं, तो वो अशुद्ध होता है, लिखित नहीं होता है। मौखिक में क रहेगा और लिखित में त रहेगा, लिखित। तो इस तरह से उच्चारण पे ध्यान देना है और इसे ध्यान से याद करना है। और इन दोनों, ये जो दो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इनको जो है लिखित और मौखिक, इन दोनों शब्दों को हमेशा लिख के इसका अभ्यास करना चाहिए। तो भाषा के ये दो रूप हैं। और तीसरा हो जाएगा कि मौखिक भाषा की परिभाषा और लिखित भाषा की। तो मौखिक भाषा में बोलकर या सुनकर है और लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इस तरह से भाषा का जो है यहाँ पे भेद और उसकी परिभाषा, उसका महत्व, और किस तरह से भाषा जो है वो संकेत के द्वारा चित्र संकेत में आए, उसके बाद फिर भाव संकेत आए और फिर धीरे धीरे शब्दों का विकास हुआ। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, तो ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये मौखिक भाषा में होता है, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और पशु पक्षी भी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है और वो उसी में वो वही समझ सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को पशु पक्षी ही समझ सकते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर नहीं पहुंचा सकते, ये गलत है, क्योंकि हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पत्र के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और टेलीफोन करते समय हम अपनी बात दूसरों तक लिख कर पहुँचाते हैं, तो ये गलत है। टेलीफोन करते समय हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुँचाते हैं। और हम पत्र द्वारा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, ये भी सही है कि हमारे पत्र में लिखी हुई बात दूसरे लोग पढ़कर उसे समझ लेते हैं। और रेडियो मौखिक भाषा का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। रेडियो से हम लोग रेडियो में जो कार्यक्रम आता है, जो बताया जाता है, वो सब हम लोग सुनते हैं और उससे मनोरंजन होता है हमारा। और भाषा का केवल एक ही रूप है, ये गलत है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो जो वाक्य गलत है उसमें गलत का निशान लगाना है और जो वाक्य सही है उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये प्रश्न थे केवल आप लोग को समझने के लिए। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सही गलत का निशान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न के द्वारा ये हम लोग जाने कि किस तरह से जो है सही गलत का उत्तर दिया जाता है। और इसमें एक प्रश्न और है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि खाली जगह में सही शब्द लिखिए। तो बोलने को भाषा का यहाँ पर सही शब्द आएगा, मौखिक रूप कहते हैं। अखबार पढ़ना भाषा का जो है वो लिखित रूप है, लिखी हुई चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे आएगा तीसरे में, ग में व्याकरण हमें शुद्धता से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। और लास्ट में है भाषा के घ है, भाषा के दो रूप हैं और भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा।
तो आज बच्चों हम लोगों ने भाषा के भेद के बारे में और भाषा के मौखिक और लिखित जो रूप हैं उसकी परिभाषा और लिपि के बारे में, और हम लोग व्याकरण के महत्व के बारे में और व्याकरण का प्रयोग कितना आवश्यक है और उसकी परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। और आप लोग इसे उम्मीद है बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे देखकर पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। और आज हम लोग यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।